बेटा ये रे ऑप्टिक्स की वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो में हम पावर ऑफ अ लेंस पहले पढ़ेंगे। हमको मालूम है दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। तो उनकी पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। तो उसकी कन्वर्ज करने की पावर क्या है? पहले कई बार हम लोग कहते थे इतना मोटा चश्मा पहन रखा है, ज़्यादा पावर का है क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो थिकनेस होती है वो इसकी पावर को डिफाइन होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, आपने पैरेलल चलाई और वो यहाँ पर ये सीधे जाने के बजाय इसने क्या किया, इसने उसे बेंड कर दिया। यहाँ पर ये फोकस है सपोज, तो ये इसका डाइवर्जिंग एंगल हो गया, सॉरी कन्वर्जिंग एंगल हो गया। ये इतना कन्वर्ज किया इसने। अब ज़्यादा कन्वर्ज करता तो फोकस और पास आ जाता। मान लो बहुत मोटा लेंस है, इस लेंस के लिए देखिए फोकस कैसे डिसाइड होगा। ये आपका लेंस का आपने एक थोड़ा सा ये कवर अप कर दिया, इसको इस तरह से डॉटेड लाइन दिखाई है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब इसका 2F होता है, वो 2F कह दीजिए। वो ऑप्टिकल सेंटर और 2F के बीच में जो पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं। अब अगर मान लीजिए थिक लेंस है तो उसके लिए देखिए इस तरह से बनेगा फिगर। थिक लेंस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। कोई रे आई, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? फोकस पे। तो इसने इसको ज़्यादा एंगल से डाइवर्ट कर दिया। इसका मतलब जैसे जैसे लेंस थिकी होता जाएगा उसकी फोकल लेंथ कम होती जाएगी और उसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसलिए पावर इज डिफाइंड एज द 1/f। फोकल लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है और 1/मीटर को हम डायोप्टर बोलते हैं। तो पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर है। 2 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, इस तरह से मान लीजिए लेंस की पावर है। और जो लेंस कन्वर्जिंग है उसके लिए कन्वर्जिंग पावर होगी, और जो लेंस डाइवर्जिंग है जैसे कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रे को फैलाता है। तो कंसेप्ट सेम ही है, पावर इज़ 1/f, लेकिन इसकी जो फोकस है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो पावर इसकी जो हम बोलेंगे तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव पावर होगी। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए किसी दो लेंस है, एक लेंस है और एक दूसरा लेंस है, वो दोनों टच पोजीशन में है। एक की पावर है 0.5 डायोप्टर, एक की पावर है 0.7 डायोप्टर। तो इनकी रिजल्टेंट पावर मतलब इन दोनों लेंस को हटा के एक लेंस अगर हम लगाएंगे तो पावर इज डिफाइंड होगी P1 + P2, सिंपली ऐड हो जाएगा। मतलब 0.5 डायोप्टर प्लस 0.7 डायोप्टर मिला के 1.2 डायोप्टर इसकी पावर आ जाएगी। तो जब लेंस टच पोजीशन में होते हैं तो उनकी रिजल्टेंट पावर का ये फार्मूला है। और अगर वो कुछ डिस्टेंस पर हैं तो पहले एक की पावर से वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरे को लिए उसको ऑब्जेक्ट मान के। जैसे एक मान लीजिए एक लेंस है, एक दूसरा लेंस है। अगर आपको अब बताना है कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और अब बताना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या करेंगे हम? पहले इससे इमेज बना लेंगे, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो फिर उसकी फर्दर इमेज बना लेंगे और रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल कर फिर हम पावर डिफाइन करेंगे। देखिए बेटा एग्जाम्पल 9.9 में क्या है, आपके पास में 3 लेंस हैं। पहले लेंस की फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है, दूसरे की -10 है, तीसरे की +30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फोकल लेंथ इनकी इतनी है दे रखी है। इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट पहले वाले से 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे रखा गया है। अब आपसे बोला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले आपने इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाया 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, u की वैल्यू u माइनस में है क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। चलेंगे यहाँ से तो माइनस डायरेक्शन में हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ से इमेज डिस्टेंस आ गई 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो +10 दे रखी है, इमेज आ गई 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से +15 पे बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट बनेगा इसका। इसकी इमेज बनेगी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इसके लिए फिर फार्मूला लगाया 1/v - 1/u = 1/f।
तो इसके लिए u कितना है, u है -10, नहीं सॉरी प्लस का 10, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसके लिए u कितना हो गया प्लस का 10, फोकल लेंथ कितनी है -10, और तो इससे v आ जाएगा इनफाइनाइट। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था, तो इसके लिए इमेज जो है इसकी जो इमेज है वो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। अब इसके लिए फार्मूला लगाया 1/v - 1/u = 1/f, तो u की जगह इनफाइनाइट रख दिया, क्योंकि इसकी जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही थी, और इससे हमारा v + 30 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनल इमेज हमारी इससे 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी यहाँ पर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आ जाते हैं। तो मान लीजिए एक प्रिज्म है आपके पास, और ये जो है प्रिज्म ग्लास का ही होता है नॉर्मली, और भी मटेरियल के बन सकते हैं, तो किसी भी मटेरियल का है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मटेरियल। तो ये अपने पास प्रिज्म है, इसके लिए आपने एक रे चलाई, इंसिडेंट रे, वो रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल बनाया। अब रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, मान लो ये बैंड हो गई रे। फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पर नॉर्मल बनाया, तो ये रे इस नॉर्मल से दूर हटेगी, ये दूर हट गई। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती सीधा, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये इस तरह से ऐसे गई है, इस डायरेक्शन में गई है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन डेल कहते हैं। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये इमर्जेंट एंगल हो गया, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल हो गया नॉर्मल के साथ, ये सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल हो गया नॉर्मल के साथ। मान लो प्रिज्म है ABC, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F। अब देखिए इसमें लगभग सारे ट्राइंगल्स और सारे क्वाड्रिलेटरल्स यूज करें में आएंगे। तो पहले ये ट्राइंगल देखा DEF में, इन ट्राइंगल DEF ये डेल है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड। तो ये एंगल कितना बच गया, ये पूरा I है, पूरा I है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा I है। R1 माइनस करेंगे तो I - R1 बच गया, ये पूरा E है, R2 माइनस करेंगे तो E - R2 बच जाएगा। तो डेल हो जाएगा I - R1 प्लस E - R2। इसका तो डेल हो जाएगा I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2। इस ट्राइंगल में देखें, इसका कुछ नाम रख देते हैं G, DGE में, इन ट्राइंगल DGE ये एंगल G मान लेते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस G = 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस G = 180 डिग्री। और एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं BDGE, क्वाड्रिलेटरल BDGE। इसमें ये एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल मान लेते हैं प्रिज्म एंगल, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं B। तो प्रिज्म एंगल B, वैसे प्रिज्म एंगल को जनरली A से डिनोट करते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, हम इसे A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, और ये C हो गया। तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ADGE में, क्वाड्रिलेटरल ADGE में प्रिज्म एंगल प्लस ये 90 डिग्री है पूरा, प्लस एंगल G प्लस ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री बनाता है सरफेस से, = 360। तो यहाँ से A प्लस G कितना हो गया, A प्लस G हो गया 180 डिग्री। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, 180 डिग्री 180 डिग्री, तो ये = दिस, तो G से G कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 = A। प्रिज्म एंगल आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब ये R1 प्लस R2 = A है, तो इसको यहाँ रख दिया, तो डेल आ गया हमारा I प्लस E माइनस A। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई I प्लस E माइनस A। अब जब भी एक प्रिज्म आता है तो आपको एक मिनिमम डेविएशन और ग्राफ बनाना है मिनिमम डेविएशन के साथ में, कि जैसे मान लीजिए ये तो डेविएशन एंगल है और ये आपका इंसिडेंट एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल को हम जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे यहाँ से, तो ये बढ़ता जाएगा और डेविएशन एंगल कम होता जाएगा, ये डेविएशन एंगल कम होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा।
जो हमें बताता है कि पहले इनिशियली इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पे डेविएशन एंगल कम होता है और फिर इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पे डेविएशन एंगल बढ़ता है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, जब इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है तो डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, डेल एम। अब अगर डेल एम आ गया मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ गई तो आई इक्वल टू ई हो गया, इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया तो R1 R2 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी R1 प्लस R2 इजिकल टू ए, तो यहाँ से R प्लस R दोनों इक्वल हो चुके हैं तो R प्लस R इजिकल टू ए हो जाएगा। और डेल को जगह डेल एम लिखेंगे, आई की जगह आई, ई की जगह भी आई माइनस ए। तो यहाँ से डेल एम की वैल्यू आ गई 2i माइनस ए और R की वैल्यू आ गई a/2 और I की वैल्यू यहाँ से आ गई डेल एम प्लस a/2। ये इंसिडेंट एंगल आ गया, ये रिफ्रैक्शन एंगल आ गया। अब आपके पास कुल मिला के है क्या, आपके पास रिफ्रैक्शन का लॉ है आपके पास में, साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू म्यू टू बाई म्यू वन, वही आप लगा सकते हैं। तो आपने वो अप्लाई कर दिया, साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू म्यू टू बाई म्यू वन। मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू बाई 1 हो गया क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब साइन आई साइन आई की जगह रख दिया डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन आर, आर की जगह रख दिया a/2 इजिकल टू म्यू टू बाई म्यू वन मतलब म्यू। तो आपके पास एक कंडीशन आ गई साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2 इजिकल टू म्यू। अगर आपको म्यू निकालना है, आपको ये दिया गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे हम और उसमें डेल एम वगैरह सब कैलकुलेट करेंगे। प्रिज्म एंगल नॉर्मली 60 डिग्री होता है क्योंकि जो प्रिज्म होता है इक्विलेटरल होता है नॉर्मली, लेकिन जो भी एंगल दे रखा है, जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है ये प्रिज्म एंगल नहीं होगा, प्रिज्म एंगल होगा जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो ये आपके पास म्यू निकालने का एक वे आ गया। अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल हुआ, इस तरह का कोई प्रिज्म मान लो, उसमें प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है, तो प्रिज्म एंगल स्मॉल हुआ तो आर छोटा हो जाएगा मिनिमम डेविएशन के केस में। आर छोटा हो गया तो साइन आई बाई साइन आर, तो आई भी छोटा हो जाएगा, ई भी छोटा हो जाएगा, ये सारे छोटे हो जाएंगे। और छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है तो साइन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल एम प्लस a/2 बाय a/2 इजिकल टू म्यू। 2 से 2 कैंसिल, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डेल एम प्लस ए इजिकल टू म्यू इंटू ए और डेल एम इजिकल टू आ गया ए कॉमन म्यू माइनस 1। अगर प्रिज्म एंगल छोटा है तो फिर हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में।